हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डीके क्लासेस में। प्यारे बच्चों, डीके क्लासेस 93 में आप लोगों को बहुत सारे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। आज से हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो कि लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उसे स्टार्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स। जनरल साइंस का एक पार्ट है और ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें ये विषय नहीं पूछा जाता हो। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं कि फिजिक्स जो है उसका सबसे पहला चैप्टर जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब बारी जब आती है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसको कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले समझिए बात को। हमने बचपन में देखा होगा कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से चार्ज को, आवेश को। अब वो एग्जाम्पल कौन से हैं, किन के माध्यम से हमने देखा है, तो आप लोग समझने की कोशिश करिए कि बचपन में हम देखते थे कि एक स्केल को अपने बालों में रब करते थे। रब करने के बाद कागज के कुछ टुकड़ों को देखते थे कि उसके संपर्क में आते ही वो टुकड़े क्या होते थे, उसमें आ जाते थे। मतलब उसमें एक प्रकार का चार्ज आ जाता था। ठीक है, एक प्रकार का चार्ज आ जाता था। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो चार्ज है, जब वो प्रवाह होने लगता है, चार्ज जो है या विद्युत आवेश जो है वो जब फ्लो होने लगता है, तो उसके फ्लो होने को ही प्यारे बच्चों बोला जाता है धारा या फिर करंट। मतलब अगर हम बात करें कि तो किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय में या एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को व्यक्त करती है। समझिए, पर सेकंड कितना आवेश प्रवाह होगा उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। और धारा को मापने के लिए हम एक मीटर का उपयोग करते हैं जिसको आमीटर बोला जाता है। धारा को मापने के लिए एक मीटर का उपयोग किया जाता है जिसे आमीटर बोलते हैं। अब बारी आती है कि एम्पियर जो है वो वास्तव में किसके बराबर है। तो यदि हम प्यारे बच्चों एम्पियर की बात करें तो एक एम्पियर जो कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड के बराबर होता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि एक सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर बारी आती है कि विद्युत धारा को प्रदर्शित किससे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों विद्युत धारा को हम जो है स्मॉल आई या फिर कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। और धारा का फॉर्मूला होता है धारा इक्वल टू आवेश बटे समय, यानी कि करंट इज इक्वल टू आवेश अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। विद्युत धारा क्या है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो भी फ्लो होता है उस फ्लो को विद्युत धारा कहते हैं। वहीं पे यदि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उसको आवेश कहेंगे, यानी कि ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को विद्युत धारा कहते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आवेश कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि धारा बराबर क्या है तो आप लोग बताइएगा धारा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। अब बारी आती है कि आवेश क्या है। आवेश के बारे में भी अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर्टिकुलर पदार्थ में ठीक है इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक फील्ड या फिर विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को Q, स्मॉल q से या कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, कैपिटल Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस इसमें लिखना हम भूल गए हैं तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। ठीक है, इस फॉर्मूले में प्यारे बच्चों यदि हम कैपिटल Q की बात करें तो यह आवेश को बताता है, n की बात करें तो यह पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, और या फिर स्मॉल e की बात करें तो यह इलेक्ट्रॉन का आवेश बताता है। समझिए, Q इक्वल टू एन ई की बात करें तो देखो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश प्यारे बच्चों फिक्स है, उससे ज़्यादा वैल्यू उसकी नहीं हो सकती। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स है और हम उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल आवेश आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 5 है, और हमारे पास
कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमारे पास टोटल कितना आवेश हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे, 10 गुणे 5 यानी कि 50, टोटल 50 है आपके पास, तो 50 कूलाम का आवेश होगा। अब बारी आती है कि जो चार्ज है ये कैसी क्वांटिटी है? तो यह अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। मात्रक की बात करें तो चार्ज यानी आवेश का मात्रक होता है प्यारे बच्चों कूलाम। क्या होता है इसका मात्रक? कूलाम होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज, दूसरे होते हैं ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव चार्ज। जब भी हम बात करते हैं धनात्मक और ऋणात्मक की, तो हम ये देखते हैं कि अब आवेश हमारे पास 2 ही प्रकार के होते हैं। नोट, एक कंडीशन इसमें होती है बच्चों कि जो चार्जेस समान चार्ज होते हैं तो समान चार्ज आपस में प्रतिकर्षित होते हैं। यानी कि यदि दोनों चार्ज धन धन के होंगे और उनको पास में ले जाएंगे तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से यदि दोनों चार्ज ऋणात्मक भी है तो हमको उसी तरीके का परिणाम मिलेगा, यानी कि वो भी प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यदि इसके अपोजिट बात होगी कि एक धन का है तथा दूसरा ऋण का है तो वह आकर्षित करेंगे। मतलब 3 प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। यदि समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यदि विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उसी प्रकार यदि अपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो वो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। यह वर्गीकरण किसने दिया था प्यारे बच्चों? तो यह वर्गीकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह वर्गीकरण दिया था। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। शुरू की क्लास में हम देख चुके हैं प्यारे बच्चों कि आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम। तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि इस पद्धति में, तो कभी कभी आपसे पूछता है एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और यदि करंट की बात करें तो चार्ज अपॉन टाइम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और उसको थोड़ी से फॉर्मूले के रूप में देखें। तो देखिए है I = Q अपॉन टी, और यदि हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? T दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q = I × T। I का यूनिट होता है एम्पियर और T का यूनिट होता है सेकेंड। जब हम इसकी बीमा निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? AT। क्या आएगा रिजल्ट? AT। तो अभी तक तो बात हो गई कि धारा क्या है, धारा के बाद आवेश क्या है, आवेश के प्रकार क्या है। अब बात कर लेते हैं धारा बहती किससे है। तो ऐसे कोई भी पदार्थ जिनमें से, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, चार्ज बह सकता है, उसे चालक कहते हैं। पदार्थों का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से होता है: चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक वह पदार्थ होते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। कुचालक वह पदार्थ होते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। जबकि अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से धारा प्रवाहित होती भी है और नहीं भी होती। ये ऑप्शनल है। कौन सी कंडीशन में धारा प्रवाहित होगी, कब नहीं होगी, उसके बारे में अपन लोग आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, चालक क्या करता है, अपने में से इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने देता है। जब फ्लो होने देता है तो उसमें आवेश बह जाता है, जिससे धारा प्रवाह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यदि अपन पूछे जाए तो चालक तो बहुत से हैं, लेकिन सर्वोत्तम चालक सिल्वर को माना जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे बढ़िया तरीके से करंट किसमें फ्लो होता है, तो सबसे बढ़िया करंट जो फ्लो होता है प्यारे बच्चों, तो वो फ्लो होता है सिल्वर मेटल में। अब उदाहरण अगर चालक की बात करो तो उदाहरण में आ जाएंगे मनुष्य का शरीर भी आ जाएगा, समस्त धातुएं आ जाएगी, पृथ्वी और जानवर आ जाएंगे। मानव शरीर एक मजबूत कंडक्टर है, ध्यान रखिएगा, मानव का शरीर भी कंडक्टर में आता है। अब कुचालक की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी उनको कुचालक कहेंगे, ठीक है। जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी उनको चालक कहेंगे, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी उसको कुचालक कहेंगे। कुचालक में आ जाएगी बच्चों लकड़ी, रबड़, कांच, वायु, रुई आदि। अब कंडक्टर, इंसुलेटर और थर्मल कंडक्टर के कुछ एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक कॉपर, ठीक है, कॉपर के पाइप दिख रहे हैं, वो कंडक्टर है, चालक है। सिल्वर का कुछ दिख रहा है आपको, स्पून दिख रहा है, वो भी कंडक्टर यानी कि चालक है। समुद्र का पानी, देखिए
अगर हम शुद्ध जल की बात करें तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन जब हम अशुद्ध जल की बात करते हैं जैसे कि सी वाटर, समुद्र का पानी, तो उसमें करंट फ्लो हो सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की, तो उसमें देखो सबसे पहले आप देखेंगे लकड़ी, रबर और ऑयल। ना तो ऑयल में करंट फ्लो हो सकता, ना रबर में फ्लो हो सकता, ना ही लकड़ी में फ्लो हो सकता। अब थर्मल कंडक्टर भी होते हैं, मतलब जिनमें इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है, ताप एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। जैसे आप ध्यान करिए, जब हम बात करते हैं स्पून की, तो स्पून जब कढ़ाई में डाला रहता है तो स्पून को हीट मिल रही है कढ़ाई के माध्यम से, तो कढ़ाई के माध्यम से जब हीट मिलती है तो हीट ट्रांसफर होते होते उसके एक सिरे से दूसरे सिरे में भी पहुंच जाता है, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे में भी पहुंच जाता है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हीट जो है ट्रांसफर हो रही है। तो चाहे गोल्ड हो चाहे स्टील का एग्जांपल तो हमने दे दिया, और ये खास इफेक्ट आपको डायमंड में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हमने जाना इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके बाद हमने जाना चार्ज क्या है, चार्ज के प्रकार के बारे में हमने जाना, चालक कुचालक के बारे में हमने। अब हम इसके बाद प्यारे बच्चों कुछ जो है चालक और कुचालक के अंतर देख लेते हैं और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो अब हम प्यारे बच्चों समय बर्बाद न करते हुए चालक और कुचालक पदार्थ या फिर अचालक पदार्थों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे धातु कोई भी हो उसमें जो है करंट फ्लो जरूर होगा। जल यदि अशुद्ध है तो उसमें करंट फ्लो होगा, वायु में करंट फ्लो होगा, ठीक है, और ग्रेफाइट में भी करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें किसमें, रबर में, तो रबर में करंट फ्लो, अच्छा वायु इसमें गलत लिखा है यार, वायु में करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, अगर वायु में करंट फ्लो होने लगे तो हम लोग निपट जाएंगे। ग्रेफाइट में करंट फ्लो होगा, रबर में करंट फ्लो नहीं होगा, लकड़ी में नहीं होगा, शुद्ध जल जैसे कि हमने बताया था इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रेशम, एवोनाइट, प्लास्टिक, रुई, चमड़ा आदि, ये सब एग्जाम्पल है, आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आप लोगों से पूछा जाता है। तो बच्चों आपको क्लास कैसे लगी आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बताएं, कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। उसी के हिसाब से हम चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे और कितना बेहतर कर सकते हैं वो भी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हैप्पी जर्नी फॉर योर ब्यूटीफुल फ्यूचर। थैंक यू बच्चों।